जब हम म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो हम उस म्यूचुअल फंड के एनएवी और जितने भी यूनिट्स हमारे पास हैं उसके आधार पे हम ये तय कर लेते हैं कि ये रकम मेरे खाते में आएगी। लेकिन T+3 दिन के बाद जब वो रकम हमारे खाते में आती है तो वो उस रकम में अंतर होता है, यानी जो रकम आती है और जो हमने कैलकुलेट किया था उन दोनों के रकम में अंतर है। इसके बाद जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने रिडम्शंस किया उस फाइनेंशियल ईयर के अंत के बाद जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की बारी आती है, या तो हम खुद भरते हैं या टैक्स प्रिपरेटर के पास जाते हैं। तो एक समस्याएं और आती हैं और हमें लगता है कि जो भी कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड में हुआ था उसमें हमें टैक्स भी देना पड़ेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज 2-3 बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहला कि T+3 डेज के बाद जो रकम हमारे खाते में आती है उस रकम में अंतर क्यों होता है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब के से। नंबर 2, हम ये भी बातें करेंगे कि कैपिटल गेन पर टैक्स देने के बाद जो नेट रकम हमें मिलती है उसका CAGR क्या वही CAGR होता है जो रेस्पेक्टिव AMCs अपने वेबसाइट पर दिखाते हैं। और तीसरी बात करेंगे कि यदि ये म्यूचुअल फंड कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान हो और रेगुलर प्लान हो, क्या इसमें कोई अंतर है, लेने से कोई अंतर पड़ेगा। एस्ट्रोन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज में कोई वैल्यू एडिशन होता है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, सो दैट हम ये जान सकें कि जो चीज़ें मैं अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ नहीं, और यदि कोई और ज़रूरत है इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने की वो ही मैं कर सकूँ। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा नाम DM झा है। इन तीनों बिंदुओं को समझने के लिए एक हम लाइव एग्जाम्पल लेंगे और इस लाइव एग्जाम्पल में हमने एक फंड को सिलेक्ट किया जो रेंडमली सिलेक्ट किया है और उस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। फ्रेंड्स, इस आगे चर्चा करने के पहले बता दूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आप ये ना समझें मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का प्रमोट कर रहा हूँ। तो बातें कर रहा था कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का को हमने शॉर्टलिस्ट किया और इसका NFO 2 फरवरी 2014 को आया था और किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए इसमें NFO में इन्वेस्ट किए और 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से उसे 10,000 यूनिट्स अलॉट हो गए। अब यदि हम माने कि वो इन्वेस्टर 18 अक्टूबर 2024 को रिडीम किया है तो 18 अक्टूबर 2024 को रेगुलर प्लान में जिसकी NAV थी, ये NAV थी 107.525 रुपीज़। इसका मतलब एक जो 10 रुपये की NAV 10 साल कुछ महीने पहले NFO में अलॉट हुई थी, आज के दिन में उसकी NAV 1,07,525 हो गया। और उस हिसाब से क्योंकि 10,000 यूनिट से अलॉट हुई थी तो हम समझते हैं कि हमें 10,75,250 रुपये मिलेंगे। लेकिन जनाब, ये आपने NAV और यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 10,75,250 रुपये जोड़ लिया, लेकिन हमने STT को इग्नोर कर दिया जो कि आज के दिन में इक्विटी पर 0.1% है और 10,75,250 रुपये का STT मीन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो कि 0.1% है और ये बनता है 1,075 रुपये 25 पैसे। इसका मतलब जो NAV और यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 10,75 हुआ था उसमें से 1,075 रुपये माइनस हो जाएंगे और फाइनली जो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे वो आएंगे 10,74,175 रुपये। ये हुआ रेगुलर प्लान की बात है। लेकिन यदि इसी फंड में एक दूसरे इन्वेस्टर्स ने डायरेक्ट प्लान में NFO में इन्वेस्ट किया था तो डायरेक्ट प्लान में आज के दिन में 28/10/2024 यानी 18 अक्टूबर 2024 को इसकी NAV 122.286 रुपीज़ थी और चूंकि 10,000 यूनिट्स अलॉट हुई थी इनको भी, तो इनका जो कॉर्पस बनता है जो हम सोचते हैं कितना पैसा मिलना चाहिए, इट इज 12,22,860 रुपीज़ और 12,22,860 रुपये पर 0.1% का STT माइनस करते हैं जो कि बनता है 1,222 रुपये 86 पैसे। उसको माइनस करने के बाद जो रकम आपके खाते में आती है आप देखते हैं कि वो 12,21,637 रुपये। अब एक बात तो स्पष्ट हो गया होगा कि जो आपने कैलकुलेट किया था रेगुलर के केस में 10,75,250 रुपये और डायरेक्ट के केस में 12,22,860 रुपये, वो अमाउंट आपके खाते में नहीं आए बल्कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स यानी STT के 0.1% माइनस करने के बाद ये रकम आई जो कि
जो कि आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, कैलकुलेट रकम के हिसाब से कम थी। और यही कारण है कि हम कैलकुलेट कुछ और करते हैं और हमारे खाते में रकम कुछ और आती है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बातें हैं कि जनाब दोनों ही इन्वेस्टर ने, चाहे वो रेगुलर हो या डायरेक्ट हो, एनएफओ में इन्वेस्ट किया 2 फरवरी 2024 को, और 10 साल कुछ महीने के बाद यानी 18 अक्टूबर 2024 के डेट में रेगुलर की एनएवी 10 रुपये से बढ़ के 107 रुपये 0.52 हो गई, जबकि डायरेक्ट में ये एनएवी 122.286 रुपये होगी। अब आपके मन में एक सवाल होता होगा कि आखिर जब एक ही दिन हमने इन्वेस्ट किया तो दोनों ही केस में एनएवी अलग अलग क्यों है, जबकि एक ही फंड, केवल प्लान का डिफरेंस। तो इसका एक ही कारण है जनाब, रेगुलर प्लान में जैसे यहाँ लिखा है TER मतलब टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, ये 1.63% है, जबकि डायरेक्ट में 0.51% है। और ये जो 0.95% सॉरी 1.05% का डिफरेंस जो ट्रांजेक्शन टोटल एक्सपेंसेस रेशियो में है, उसके कारण ही जो डिफरेंस हुआ 10,75,250 रेगुलर में, जहाँ की एक्सपेंसेस रेशियो अधिक है, और डायरेक्ट में 18,22,860 रुपये, जहाँ की टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 0.58% है। और यही एक कारण है कि रेगुलर प्लान में आपके खाते में कुछ और पैसे आएंगे और डायरेक्ट प्लान में आपके खाते में कुछ और पैसे आएंगे, और ये दोनों ही केस में जो आपने सोचा और जो खाते में पैसे आए उसमें एक अंतर होगा 0.1% का। अब अगली बात है, हमने हमारे खाते में 10,74,000 रेगुलर के केस में और 12,21,000 डायरेक्ट केस में हमारे खाते में आ गए। हम बहुत खुश हो गए। अब जनाब उस फाइनेंशियल ईयर का एंड आया, आपने 26AS या AS का स्टेटमेंट देखा तो आपको समझ में आया कि जनाब ये जो 10,74,175 रुपये या 12,21,637 रुपये हैं, ये पूरे पैसे हमारे नहीं हैं, इसमें से हमें कुछ टैक्स देना पड़ेगा। और जब आप इसके लिए या तो आप खुद ITR भरते हैं या किसी टैक्स प्रिपेरेटर का हेल्प लेते हैं, दोनों ही केस में आपको ये समझ में आया इसमें कुछ टैक्स भी भरने पड़ेंगे। और उस टैक्स का जो भरने का कैलकुलेशन है, ये रेगुलर के केस में है, जैसा कि बताया था कि 10,74,175 रुपये आपके खाते में आए थे। अब ये आए थे 10 साल कुछ महीने पहले, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और आपको मिला 10,74,175 रुपये। इसका मतलब कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो हुआ 9,74,175 रुपये। मतलब आपका जो फायदा, या यूं करें साफ शब्दों में जो प्रॉफिट हुई पिछले 10 साल कुछ महीनों में, वो 9,74,175 रुपये की हुई इन केस ऑफ रेगुलर प्लान। ये सारी बातें हो रही हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप प्लान। अब 9,74,000 जो प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये इसको टेक्निकली हम कैपिटल गेन बोलते हैं, और कैपिटल गेन इज ए पार्ट ऑफ जो 5 हेड्स हैं इनकम के, उसमें से एक हेड है। इसका मतलब इस अमाउंट पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। और आज की व्यवस्था के हिसाब से जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं उसमें से 1,25,000 हमें एग्जम्पशंस मिलता है, और उसके बाद जो रकम बचती है उसका 12.5% हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो कि इस केस में 9,74,175 में से 1,25,000 माइनस करने के बाद जो रकम बचती है उसका 12.5%, इट कम्स टू 1,06,147 रुपये। इसका मतलब जो हमें जो पूरी रकम आई, एक आई 10,74,175 रुपये खाते में आई थी, इसमें से हमने 1,06,147 रुपये हमें टैक्स दे दी। इसका मतलब जो प्रॉफिट हुआ हमें ये 9,68,028 ही हुआ, जबकि हमें लगता है कि हमें प्रॉफिट शायद 9,74,175 रुपये हुई। जनाब ये 9,74,175 जो है ये टोटल गेन है प्री टैक्स, लेकिन टैक्स देने के बाद आपको 9,68,028 रुपये प्रॉफिट हुई या गेन हुए कह लें, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल, नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सवाल ये है, जो दूसरा सवाल है कि जो इससे CAGR हमने देखा कि 1 लाख रुपए आपने 10 साल कुछ महीने पहले जमा किया था रेगुलर प्लान में, और आपको आज के दिन 10,68,028 रुपये मिले। मीन्स अब इसका मतलब 1 लाख का रकम 10 साल कुछ महीनों में बढ़ के हो गया 10,68,028 रुपये। और इसको यदि CAGR कैलकुलेट भी करें, इट कम्स टू 23.61%, जो कि एक्चुअल CAGR है आफ्टर पेइंग द टैक्स। और यदि आप वेबसाइट पे आज के दिन में चेक करेंगे तो वो CAGR दिखाएगा 24.96%। इसका मतलब कि जो वेबसाइट पे CAGR दिखाते हैं वो प्री टैक्स होता है, और हो सकता है
कि आपको कैपिटल गेन 12.5% पे करना पड़ा हो तो CAGR आपका कम हो जाएगा। इसलिए इस केस में जबकि आप टैक्स पे करने के लायबल हैं, उस केस में यानी आपका जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से यदि अधिक है तो आपका एक्चुअल CAGR 23.61% होगा, और यदि आप एग्जेम्पशन लिमिट से कम हैं तो आपको 24.96% होगा। चूंकि यहाँ एग्जाम्पल में हमने देखा कि 9,68,028 का प्रॉफिट हुआ है तो एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, इसलिए एक्चुअल CAGR 23.61% विच इज लेसर टू द CAGR शोन ऑन द वेबसाइट। ये बातें हो गई रेगुलर प्लान की। यही बातें यदि डायरेक्ट प्लान की करें हम देखते हैं कि टोटल अमाउंट जो था 12,21,637 रुपये हमारे खाते में आए थे, 12,21,637 रुपये, और उसमें से हमने 1 लाख जो हमारा प्रिंसिपल था जो हमने अप्लाई किया था NFO में वो माइनस कर दिया। तो टोटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये 11,21,637 रुपये। अब 11,21,637 रुपये में 1,25,000 आज के दिन में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जाम्पशन हैं उसको माइनस करने के बाद जो रकम बचती है उसका 12.5% इट कम्स टू 1,24,580 रुपये। इसका मतलब टोटल जो प्रॉफिट हुआ मुझे 1,22,637 रुपये मेरे खाते में आए थे, उसमें से हमने 1,24,580 रुपये टैक्स पे कर दिए, तो ये बचता है 10,97,057 रुपये। इसका मतलब कि 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया और आज के दिन में ये 11,97,057 हो गए। और इसका यदि CAGR निकालें, बिकॉज ये रकम जो 1 लाख से इतनी बड़ी है ये 10 साल कुछ महीने में बढ़ी है, और उसका CAGR निकालते जो एक्चुअल CAGR है आफ्टर पेइंग टैक्स एंड ऑल द एक्सपेंडिचर इट कम्स टू 25.06%। अब जो दूसरा सवाल था कि जनाब क्या ये CAGR जो एक्चुअल मिलता है मुझे यही CAGR AMC की वेबसाइट पे आती है? तो जनाब जैसे मैंने पहले बताया था रेगुलर में एक्चुअल CAGR 23.61% था, जबकि वेबसाइट पे दिखाते हैं 24.96%, और डायरेक्ट में एक्चुअल CAGR 25.06% आया, जबकि AMC के वेबसाइट पे ये दिखा रहे हैं 26.48%। और ये डिफरेंस इसी के लिए है कि जो वेबसाइट पे CAGR दिखाते हैं वो प्री टैक्स दिखाते हैं, और हम जो एक्चुअल CAGR जो कि टैक्स पेमेंट करने के बाद जो एक्चुअल पैसे मुझे मिले उसके हिसाब से ये डायरेक्ट प्लान में 25.06 और रेगुलर प्लान में 23.61% है। अब तीसरा सवाल कि यदि रेगुलर और डायरेक्ट अलग अलग प्लान है क्या इसमें कोई फर्क पड़ता है? तो जनाब निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। जैसे देखें कि रेगुलर प्लान में आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 9,68,000 हुआ, और डायरेक्ट प्लान में ये करीब 11 लाख के आसपास। इसका मतलब कि आपको करीब 1,40,50,000 के आसपास एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है डायरेक्ट प्लान में। इट इज ओनली बिकॉज इसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो ये 0.58% था। हालांकि मैं ये एडवोकेसी नहीं करता हूँ कि आपको रेगुलर लेना चाहिए या डायरेक्ट लेना चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि करीब 1,40,000 के आसपास का हमें 10 साल में कम मिल रहा है रेगुलर प्लान में। यदि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपके, जो एजेंट हैं आपके, जो ब्रोकर हैं आपके, जो एडवाइजर हैं आपके, वो यदि 1.5 लाख के आसपास आपको पिछले 10 वर्षों में सेवा की है उसने, अब बिल्कुल आप रेगुलर प्लान लीजिए। लेकिन यदि लगता है कि आपके ब्रोकर या एडवाइजर जो भी हैं उन्होंने केवल फॉर्म AMC ऑफिस में फॉर्म पहुंचाने का काम किया है और उसी के एवज में आप 1.5 लाख रुपए को पे कर रहे हैं, तो मैं इस विचार में बिल्कुल नहीं हूँ कि हमें रेगुलर प्लान लेना चाहिए। हालांकि ये निर्णय आपको अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से लेना पड़ेगा कि आपको रेगुलर लेना है या डायरेक्ट लेना है, लेकिन दोनों ही प्लान में डिफरेंस आपके CAGR में और टोटल अमाउंट वाइज भी पड़ते हैं। अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।